सर्वेश जी, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि रिश्ता टूटना, दिल टूटना, क्या ये प्रॉब्लम है या ये लाइफ का कोई ऐसा पैटर्न है जो लोग समझ नहीं पाते हैं? क्या आप इसको समझा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए रिश्ता टूटना समस्या तो है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात। लोग चांद तक पहुंच चुके हैं। हर इंसान सक्सेसफुल बनने के लिए आगे भाग दौड़ करता है और करता ही जा रहा है, बट रिश्ते टूटे हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? एक पैटर्न होता है, उसको डिकोड करने की जरूरत होती है। सर्वेश जी, जो ये रिलेशनशिप फेलियर होता है, मोस्टली लोग सामने वाले को दोषी ठहराते हैं। देखिए, ये एक ह्यूमन स्वभाव है कि वो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं। होता क्या है कि किसी भी रिश्ते में जब आप ओवर एक्सपेक्टेशन रखती हैं, चाहे मेल या फीमेल, तो उस रिश्ते की परिणति ऐसी ही होती है। तो ऐसा होता है तो क्यों होता है? वजह है कि वो अपने साथ जीना नहीं जानते, वो प्रेम के उन संबंधों को समझना नहीं चाहते। पेरेंट्स की आपस की लड़ाई के चक्कर में दोनों अलग हो गए हैं। उनके बच्चे जो हैं उस ट्रॉमा से निकले हुए हैं। ट्रॉमा का आने वाले बच्चे के लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है? खूब इफेक्ट पड़ता है। बस दादी बाबा को तो मम्मी पापा ने ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। सर, कभी कभी आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने इस रिश्ते को सब कुछ दे दिया अपना, फिर भी वो रिश्ता टूट गया। जो आपने दिया वो सामने वाले को जरूरत थी क्या? आखिर रिश्ते टूटते क्यों हैं? नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं द अर्बन सन्यासी। आज के टाइम में देखेंगे लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं। लोग चांद तक पहुंच चुके हैं। हर इंसान सक्सेसफुल बनने के लिए आगे भाग दौड़ करता है और करता ही जा रहा है, बट रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो हर 5 नंबर में 1 नंबर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे रिश्ते टूटे हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? रिश्ते आखिर में टूटते क्यों हैं? क्या ये हमें जानना ज़रूरी है? यस, रिश्ता टूटना एक प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइफ का कुछ तो एक ऐसा पैटर्न होता है जिसको शायद हम समझ नहीं पाते हैं। इसी पैटर्न को समझने के लिए आज हम बात करेंगे सर्वेश जी से, जो एक लाइफ डिकोडर, इनर एल्केमी आर्किटेक्ट हैं, जो लोगों के जीवन की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उसे डिकोड करते हैं। तो हम सर्वेश जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर्वेश जी। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वेश जी, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि रिश्ता टूटना, दिल टूटना, क्या ये प्रॉब्लम है या ये लाइफ का कोई ऐसा पैटर्न है जो लोग समझ नहीं पाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए रिश्ता टूटना समस्या तो है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि एक पैटर्न होता है, उसको डिकोड करने की ज़रूरत होती है। आप देखेंगी तो सबके रिश्ते नहीं टूटते, हाँ, लेकिन जिसके रिश्ते टूटते हैं उनके कई बार टूटते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिश्ता टूटता है उनकी ज़िंदगी में। जब आप उनकी ज़िंदगी में जाकर के देखेंगी तो पीछे शुरू से उनके अक्सर रिश्ते टूटते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपने शुरुआत की थी, मैं उस पर ही बात करूँगा, फिर हम रिश्तों पर आएंगे। कि आदमी चांद तक पहुँच गया, उसने तरक्की कर ली, देश दुनिया वो घूम आया, दुनिया में जितने साजो सामान होते हैं उसने इकट्ठा कर लिया, और जिन लोगों ने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है उनके ही परिवारों में आप रिश्तों का टूटन सबसे ज़्यादा देखेंगी। तो लोग सब कुछ कमा लिए, सारे संसाधन जुटा लिए, लेकिन आज भी प्रेम को नहीं समझ पाए। रसायन विज्ञान ने तरक्की कर ली, भौतिक विज्ञान ने तरक्की कर ली, जीव विज्ञान ने तरक्की कर ली, लेकिन प्रेम के मामले में लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए। अब हम आते हैं उस बात पे कि आखिर रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्या लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या कुछ लोगों के जीवन में ही इस तरह के रिश्ते क्यों बार बार टूटते हैं? आप देखेंगी, कुछ केस स्टडी उठा लीजिए जिनके रिश्ते टूटे हुए, जिससे हम बॉलीवुड में चलते हैं। आप देखेंगे कि एक शादी टूटती है, दूसरी होती है, दूसरी टूटती है, तीसरी होती है। या अपने सोसाइटी में भी आप देखेंगे जहाँ रिश्ते इस तरह के होते हैं, पहली शादी टूटी, दूसरी हुई, दूसरी भी टूटी, हो सकता है लास्ट में आदमी अकेला रह गया। हाँ, ऐसा होता है। या आप देखेंगे जो लोग इस तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, वो भी एक बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, चौथा बनाते हैं, फिर अकेले हो जाते हैं। उसी में एक दूसरी चीज़ भी होती है, वो कि जिनके रिश्ते पहले ही बनते हैं, बहुत लंबे समय तक जाते हैं, शादी होती है और लॉन्ग टर्म तक निभाते हैं वो। उसके पीछे एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि आप देखेंगी कि शुरू से जब वो डेवलप हुए हैं तो उनके लाइफ में कुछ ईगो, इनसिक्योरिटी
या कुछ ऐसी गलत फहमी अपने बारे में रहती है जिसको लेकर के वो चल रहे होते हैं। ऐसे लोग के साथ एक समस्या और भी होती है, वो कभी अकेला रहना पसंद नहीं करते। वो अकेला नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए किसी का सहारा चाहिए होता है। और किसी का सहारा चाहिए होता है मतलब ऐसा नहीं कि जिसको वो जानते हो या जो उनके लिए फिट हो उसका ही सहारा लेंगे, वो किसी का भी सहारा लेंगे, क्योंकि अकेले जी नहीं सकते। इसलिए वो अपने रिश्तों में प्रयोग करते नजर आते हैं। जल्दी से किसी को गर्लफ्रेंड बना लिया, क्योंकि बाकी लोगों की गर्लफ्रेंड है, उनकी नहीं है, उनके साथ आ गए, उसके लिए झूठे सीधे वादे हुए, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और चीज़ें लगी कि नहीं यार ये तो मिसमैच है, तो वो छूट गई। फिर उनको अकेला नहीं रहना है तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरी बना लिया, एक तीसरी बना लिया। इसी तरह से आप उन शादियों के पैटर्न में भी देखेंगी। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो आगे कई फैक्टर और भी निकल के आएंगे। लेकिन शादियों में भी ये होता है कि किसी को उन्होंने पसंद किया और बाहरी चीज़ों को देख के वो उनके करीब आ गए, या उनको अकेले नहीं रहना है इसलिए वो उनके करीब आ गए, और फिर लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है तो वो उनसे अलग हो गए। लेकिन फिर उनको अकेलापन सालता है, अकेलापन खलता है, अकेलापन परेशान करता है, तो फिर एक नए रिश्ते में आते हैं, फिर उस नए रिश्ते में भी वही पुनरावृत्ति होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इसको समझने की ज़रूरत है। जिनके भी जीवन में रिश्ते ब्रेक हुए हैं, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, जिनके चाहे दोस्ती के रिश्ते टूटते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते टूटते हों, पारिवारिक रिश्ते टूटते हों, आप अगर वो अपने पीछे जाकर के डिकोड करेंगे तो वो सिर्फ पहला मामला नहीं होगा। अगर पहला मामला होता तो उसको कोइंसिडेंट करते, या इक्का दुक्का केस में इस तरह का होगा कि एक मामला होता होगा वो उसको। लेकिन ऐसे लोग जिनके जीवन में एक मामले होते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, वो पैटर्न डिकोड कर लेते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये पैटर्न आधारित होता है। हाँ नहीं, ये बात तो मैंने भी देखी। कुछ ऐसे हैं जो मेरे भी नोन में हैं, मैंने देखा है कि उनके साथ बार बार ये चीज़ें होती हैं। तो वो मोस्टली टाइम क्या होता है, सामने वालों को विलन बना देते हैं कि उसकी वजह से, अपने पे काम नहीं करना होता। ये आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है जो हमारे सुनने वालों को भी ये नोटिस करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसे बार बार हो रहा है तो आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। सर्वेजी, जो ये रिलेशनशिप फेलियर होता है, मोस्टली लोग सामने वाले को दोषी ठहराते हैं और खुद भी उस पेन से गुजरते हैं, बट ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि इसमें मेरी भी गलती हो सकती है। तो इस पर क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमें खुद पे भी महसूस हो कि नहीं इसमें मेरी भी गलती है, या सामने वाले के साथ ही ऐसा होता है, या मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये एक ह्यूमन स्वभाव है कि वो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है। और वो अपनी गलती कब मानता है, जब उसको लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो किसी दूसरे पे दोष नहीं मढ़ सकता, तो वहाँ वो बैठ के देखता है यार कि या मेरी गलती है, मैंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मेरे जीवन में इस तरह का रिजल्ट निकल करके नहीं आता। होता क्या है कि किसी भी रिश्ते में जब आप ओवर एक्सपेक्टेशन रखती हैं, चाहे मेल या फीमेल, तो उस रिश्ते की परिणति ऐसी ही होती है। 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ जो अक्सर रिश्तों के फेलियर में आपको देखने को मिलेगी। जब रिश्ता पहले जुड़ता है तो बहुत एक्साइटमेंट का होता है, थ्रिल होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको एडवेंचरस के रूप में लेते हैं और उनको हर समय वही एडवेंचर चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता है वो समझदारी पे बढ़ता है, फिर वहाँ एक रिश्ता डेवलप होता है जो इमोशनल रिश्ता डेवलप होता है, जहाँ पति पत्नी पे डिपेंड होता है, पत्नी पति पे डिपेंड होता है। वो एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर समय उसमें वही एक्साइटमेंट रहेगा, और ये समझना होगा। अब उसमें एक तो उनकी ओवर एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ऐसा हो, दोनों की एक दूसरे से होती है। कई बार हो सकता है एक का बहुत ज़्यादा हो और उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो रही हो, तो वो रिश्ते में गैप लेकर के आता है। और जब गैप आता है तो फिर वो टूटने की तरफ जाता है अगर सही समय पर उसकी काउंसलिंग ना हो पाए। लेकिन ऐसे में जिसकी भी एक्सपेक्टेशन है उसको एक बार ये रीथिंक करना पड़ेगा कि जो वो सोच रहा है वो ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि आजकल लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत बिजी हैं। मोस्टली आप देखेंगे अर्बन सिटीज़ में जो है, अर्बन जगहों पे वो दोनों पति पत्नी वर्किंग होते हैं। वो अपने जॉब पे जाते हैं, आते हैं, बहुत ओवरलोड होते हैं, ऑफिस की चीज़ें होती हैं और बॉस की चीज़ें होती हैं, फिर दूसरे मुद्दे भी होते हैं। ऐसे में वो दोनों बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो आपस में बात करने के बजाय ना झगड़ा करना शुरू करते हैं। उनकी तू मैं होनी शुरू हो जाती है छोटी छोटी बातों पे जो, तो वो एक दूसरे को समझने के बजाय वो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होने लगता है। और ऐसे में फिर क्या होता है कि उनका कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। पहले घर में होते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन की बात होती है, तो वो जो एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं कि यार उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को नहीं समझोगे, बीच में जो रिश्ते का इमोशनल बॉन्ड होता है ना, वो नहीं बनेगा, वो ब्रेक होगा, वो दूरी होगी। वो जब तक रहेगा तब तक एक दूसरे को खींचेगा, वो दूरी होगी।
तीसरी जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन का ब्रेक होना। जो सबसे बड़ी आप देखेंगे रिश्तों में कड़वाहट आती है, वहां कम्युनिकेशन का ब्रेक होना। कई बार क्या होता है, दो लोगों के रिश्ते में बीच में तीसरी कोई जगह नहीं होती, कोई चीज नहीं होती, ना उसका रिश्ता कहीं होता है, ना उसका कहीं रिश्ता, ना वो कहीं दूसरी चीजों में, या एक दूसरे के प्रति कुछ अजीब सोचते हैं, एक दूसरे के प्रति गुस्सा करते हैं। लेकिन होता क्या कि बातचीत ही नहीं करते। जब बातचीत नहीं करते तो गलतफहमियां पैदा होती हैं। जो गलतफहमियां, क्योंकि आप बात नहीं कर रही हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बारे में एज्यूम कर रहा हूं, आप मेरे बारे में एज्यूम कर रही हैं, उसको बीच में कोई डिसॉल्व नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो गलतफहमी का रूप ले रही है। अब जब वो गलतफहमी का रूप लेती है तो क्या है कि वो दूरियां बढ़ाती हैं, और फिर एक दिन इतना ज्यादा दूरी बढ़ जाती है कि फिर वो एक दूसरे के साथ पैचअप नहीं हो पाता, तो फिर वो रिश्ता टूटने की तरफ चला जाता है। इसमें एक चीज और भी होती है, मुझे ये लगता है कि अपने रिश्ते की बात को, व्यक्तिगत रिश्ते की बात को, बेडरूम के रिश्ते की बात को कभी तीसरे से शेयर नहीं करना चाहिए अगर किसी पति पत्नी के आपस में नहीं पट रहा है। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो बाहर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक मौका होता है। अगर वो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, या कोई महिला किसी व्यक्ति से बात कर रही है, या ये दोनों अपोजिट किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो वो सोचता है इन दोनों में कड़वाहट है, उसका लाभ इनको लेना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या है, उनको भी मौका मिल जाता है। तो इस वजह से जो रिश्ते हैं वो ब्रेक होने की तरफ चले जाते हैं। सर, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे ऐसा होता है कि लोग जिनके साथ बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनके माइंड में ऐसी थिंकिंग आती है, क्या मैं गलत रिश्ता ही चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, गलत लोगों को ही चूज़ कर रहा हूँ, मतलब हम चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, हम गलत इंसान को चूज़ कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा होता है तो क्यों होता है? उसका जो पहला वाला जवाब दिया था ना मैंने, उसमें मैक्सिमम केस में यही होता है कि आदमी अकेले रहना पसंद नहीं करता। वो एक रिश्ते में जाता है और उस रिश्ते से उसको चोट लगती है। सच में वो रिश्ता हो सकता है वो एक दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए अपोजिट हो, वो रिश्ते एक दूसरे के लिए बने ही ना हो, लेकिन आदमी उसके साथ आ गया और वो रिश्ता टूट गया। उनका रिश्ता टूटने के बाद क्या हुआ कि वो खाली हो गए। अब वो किसी दूसरे को तलाश करेंगे, लेकिन उनका पैटर्न वैसा ही है। उनको जो पसंद आएगा वो वैसा ही पसंद आएगा जैसा पिछला था। तो जब पिछला जैसा था अगर वो पसंद आया तो फिर रिश्ते में जो रिजल्ट आएगा वो भी वैसा आएगा जो पिछले रिश्ते के साथ हुआ था। वजह है कि वो अपने साथ जीना नहीं जानते, वो प्रेम के उन संबंधों को समझना नहीं चाहते, वो जिम्मेदारियों को नहीं समझना चाहते, वो एक्सपेक्टेशन जो होती है एक दूसरे के बीच में उसको समझना नहीं चाहते। वो अपने अपनी सोच के साथ एक दूसरे के पास आते हैं और जब चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती तो वहाँ से वो टूटता है मामला। लेकिन ये पैटर्न इसीलिए रिपीट होता है कि आपने पिछला जैसा संबंध बनाया था वैसी ही चीज़ें दोबारा आपको पसंद आ रही हैं, क्योंकि उसके अपोजिट होगा तो वो आपको पसंद ही नहीं आएगा। कई बार आप देखेंगे कि रिश्ते झूठी बुनियाद पर तय होते हैं, ईगो पे तय होते हैं, और जिन रिश्तों की शुरुआत ही झूठी बुनियाद और ईगो पे होगी वो लास्ट में जाकर के उसको टूटना ही है, कोई दूसरा विकल्प उसके लिए नहीं होता। अब जैसे कि झूठ पे कैसे होता है, आपको किसी को पसंद करना है या आप किसी को पसंद करते हैं उसको इंप्रेस करने के लिए आप जो एक्चुअल में हैं वो उसको दिखाएंगे ही नहीं। लेकिन जब बनावटी आप अपना एक मुखौटा ओढ़ करके अपने आप के एक बनावट के साथ आप उसको कन्विंस कर ली, या मेल को या फीमेल को, और उसके साथ आप रिश्ते में आ गई, लेकिन वो बनावट कितने दिनों तक रहेगी? कभी ना कभी तो हटेगी। जब आप सबसे ज्यादा समय गुजारना शुरू करेंगे तो आप अपने मूल रूप में आएंगे, और जब आप मूल रूप में आएंगे तो जो सामने वाला होगा वो कहेगा यार मैं इसको नहीं, मैं तो उसको पसंद करती थी, मैं तो उन चीजों को, लेकिन वो चीजें बनाई गई थी उस रिश्ते को कन्विंस करने के लिए। जो लोग देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उसमें बहुत से लोगों को ये चीजें दिख रही होगी कि यार ऐसे लोग जिंदगी में आए हैं या ऐसे लोगों से दोस्ती हुई है। अब क्या होगा कि वो स्वभाव नहीं दिखेगा, वो आदतें नहीं दिखेंगी, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाएगा कि यार मैंने तो इसको पसंद ही नहीं किया था। ईगो क्या होता है? ईगो ये होता है कि आप कई रिश्ते जो होता है कि आप जानते कि ये हमारे बराबर का नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप उस रिश्तों में जाते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए और ये जीतने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं तो अपना बना के रहूंगा। तो वो रिश्ता भी बाद में टूटेगा क्योंकि वो रिश्ता ईगो पे बना हुआ है, उस रिश्ते में प्रेम नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, तो उसकी परिणति वही होनी है। तो जब भी रिश्ते इस बुनियाद पे बनेंगे तो वो टूटेंगे। एक बात और मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे। आप जब पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीछे रिश्ते नहीं टूटते थे, हाँ, तलाक नहीं होते पहले थे, टाइम में नहीं होता था, बिल्कुल। भले ही पति पत्नी साथ में रह जाएं और इतनी सारी चीजें थी कि वो एक दूसरे के साथ 80-80 साल 90-90 साल तक चलते थे, लेकिन वहां पर एक और देखिए, विज्ञान ने तरक्की की, हम एडवांस हुए, हमने उस पश्चिमी सभ्यता को फॉलो किया जहां कभी रिश्ते साथ में चलते ही नहीं है।
पश्चिमी सभ्यता के लोग आकर के हिंदुस्तान में ये तलाश करते हैं, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, बनारस लोग आते हैं, कर्मकांड देखते हैं, रीति रिवाज देखते हैं, लोग ऋषिकेश आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इंडिया में किन चीजों पे शोध करते हैं, तो योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन तो अलग, वो कहते हैं मैं यहाँ के रिश्तों पे भी शोध करता हूँ कि यहाँ का एक व्यक्ति पूरी उम्र किसी एक औरत के साथ कैसे रिश्ता जी लेता है, या एक औरत पूरी उम्र एक आदमी के साथ कैसे बिता लेती है। हमारे यहाँ तो पूरे जीवन में 4-5 लोग बदल जाते हैं। तो हमने उस पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने की कोशिश की जिसके रिश्ते ही टूटते हैं, और हम उनकी तरफ बनने की कोशिश किए तो हमारे भी रिश्ते वैसे ही होने लगे। हम उनकी तरफ लाइफस्टाइल अपनाए, हम उनके जैसी जिंदगी अपनाए, हम उनके रीति रिवाज को अपनाना शुरू किया, हमने उनके 30 त्योहारों को अपनाना शुरू किया, तो हमारे रिश्ते भी वैसे होते चले गए। जबकि एक ज़माने में हमारे यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली मिलवाई जाती थी, ग्रह नक्षत्र मिलवाए जाते थे, नाड़ी होती थी, कुल होता था, आपका गोत्र होता था, उसके आधार पर ये देखते थे कि क्या ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है कि नहीं, इनका स्वभाव और इनका स्वभाव कैसा है, इनके ब्लड ग्रुप्स कैसे हैं, इनकी आने वाली संतानें कैसी होंगी, ये रिश्ता आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। इन सारी चीजों को देख करके फिर वो 2 रिश्ते मिलाए जाते हैं, तो जो पूरे के पूरे, और उस रिश्तों में ये कहा जाता था कि आप एक जन्म का बंधन नहीं, आप 7 जन्मों का बंधन लेकर के चल रहे हैं। यहां तो एक जन्म छोड़िए, एक जन्म भी नहीं चल पा रहा, मतलब 10 साल 5 साल भी नहीं चल पाते हैं। तो कुछ साइंटिफिक रीजन भी हैं, कुछ आध्यात्मिक रीजन भी हैं, लेकिन हमारी आज की पीढ़ी ने उसको दरकिनार किया। और आप देखिएगा आज भी जो आध्यात्म के करीब होंगे, जो रीति रिवाज रिचुअल्स को मानते होंगे, जो एस्ट्रोलॉजी और इन सारी, मैं ये नहीं कहता कि कोई एस्ट्रोलॉजी को माने, लेकिन मैं कहता हूं उस साइंस को तो आप समझिए जिस साइंस की बुनियाद पर ये सारे रिश्ते गढ़े गए थे। वहां शादी के समय ही पता चल जाता था कि आपके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, आपकी चीजें होंगी कि नहीं होंगी, रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, आपके बच्चे लेट होंगे या जल्दी होंगे, आपके जिंदगी में कितनी बार मिसकैरेज हो सकता है, ये सब पहले से तय था। लेकिन आपने उसको नहीं समझा, तो रिश्तों की इस तरह की परिणति होती है। तो जो आप कह रही थी उसकी वजह यह है कि कई बार हम एक ही तरह के सिचुएशन में होते हैं, बहुत सी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, कई बार आंख बंद कर लेते हैं, कई बार ईगो पे, कई बार झूठ पे रिश्तों को तैयार करने की कोशिश करते हैं और फिर लास्ट में रिश्ते अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि रिश्ते बनाओ पर जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए, और हमें अपने संस्कृति से अलग नहीं होना चाहिए। संस्कृति से अगर आप जुड़े रहेंगे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर्वेश जी ने जो ये बात बोली है कि जल्दी में कि एक रिश्ता टूटा, अभी हम कुछ दिन भी हमें नहीं हुआ है और हम दूसरा रिश्ता बनाने को रेडी हैं, बट बनाइए रिश्ता, लेकिन टाइम दीजिए, अपने आप को, सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए, देन रिश्ते बनाइए, नहीं तो आप बार बार इस पेन से गुजरते जाएंगे। उसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो रिश्ता हमारा पीछे टूटा, चाहे वो भाई बहनों का हो, माँ बाप का हो, पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड का हो, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या हर बार उसी का दोष था सामने वाले का, या कुछ दोष मेरे भी थे? क्या उसके स्वभाव में ही खामियां थी या कुछ मेरे स्वभाव में भी खामियां थी? कई बार क्या होता है कि जब तक दर्पण नहीं दिखाई देता तब तक हमको अपने चेहरे के दाग धब्बे भी नहीं दिखते, हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। लेकिन जब हमारे सामने एक दर्पण होता है, एक आईना होता है, एक मिरर होता है, तब हम ये समझ पाते हैं कि नहीं यार, ये खामियां मुझ में भी हैं। तो खुद को भी देखने की जरूरत है। अगर बार बार आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये मैं भी मानती हूँ कि अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए बैठ के कि अगर मेरे साथ ही ऐसी चीजें हो रही, मीन्स आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जी, तो उस पर वर्क करिए। तो सर एक और है कि ये क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट आपसे कि जैसे चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती, कभी बच्चे हैं रिलेशनशिप को टूटते हुए देखे हैं, या सिर्फ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की आपस की लड़ाई के चक्कर में दोनों अलग हो गए, उनके बच्चे जो हैं उस ट्रॉमा से निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये इस ट्रॉमा का आने वाले बच्चे के लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है? खूब इफेक्ट पड़ता है। कई बार आप देखेंगे इस तरह के घर में जेनेटिक असर भी होते हैं। हाँ, पीछे अगर आप देखेंगे दादी बाबा के ज़माने में या उसके पीछे ऐसे असर रहे हैं तो वो आते आते अगली पीढ़ी में विकराल रूप ले लेते हैं। बच्चों का मन बड़ा कोमल, बड़ा शांत होता है। जब हम उनको, आप देखेंगे कि जिस घरों में बच्चे दादी बाबा का सेवा करते हुए उन्होंने देखा होगा और ये देखा होगा कि माँ बाप ने हमारी दादी बाबा के लिए सेक्रीफाइस किया है, वो बच्चे जब बड़े होते हैं और दादी बाबा के जाने के बाद जब माँ बाप उस कंडीशन में पहुँचते हैं तो वो बच्चे अपने माँ बाप की भी उतनी ही सेवा करते हैं जितना कि वो अपनी दादी बाबा का होते हुए देखा है उन्होंने। एक दूसरा घर भी है जो आजकल कल्चर में है, उस घरों के बच्चे जो देखते हैं कि मैं, मतलब दादी बाबा को तो मम्मी पापा ने ओल्ड एज होम में छोड़ दिया,
तो उन्होंने क्या पैटर्न देखा कि अच्छा ऐसा ही होता है, चलो ठीक है। अब जब वो बड़े हुए, वो आगे गए और ये माँ बाप बूढ़े हुए, तो ये माँ बाप भी, वो तो ओल्ड एज होम तक पहुंच भी गए, ये तो फुटपाथ पे नजर आते हैं। या ऐसे लोगों की आप रोज खबरें पढ़ती होंगी, कई बार वो बंद कमरे में मिलते हैं, कई बार वहीं दम तोड़ देते हैं, बच्चे बाहर से नहीं आते। उसकी वजह ये है कि आपने बचपन में ही जब इमोशन पलना था तो आपने पलने ही नहीं दिया उसके मन में, आपने तो उसको कुछ और चीज़ें दिखा दी, उसको तो लगा रिश्ता ऐसा ही होता है। जब बच्चे अपने माँ बाप के रिश्तों की कहानियाँ सुनते हैं, 7 जन्मों की बात सुनते हैं, वो सुनते हैं कि इस परिस्थितियों में माँ बाप पाल के हमको बड़ा किया है, ऐसी विकट परिस्थिति थी तब भी माँ बाप साथ में थे, तो जब वो परिस्थिति उन बच्चों की ज़िंदगी में आती है शादी के बाद, तो वो अपनी कहानी को, अपने संघर्ष को अपने माँ बाप की कहानी से जोड़ करके देखते हैं। उनका ब्रेन ये बताता है, क्योंकि ब्रेन का पैटर्न उसी तरीके से तैयार होता है, वो ये बताता है कि नहीं, हमसे पहले भी हमारी पुरानी वाली पीढ़ी के साथ ऐसा हो चुका है, मतलब ये एक सिस्टम ही ऐसा है। फिर उनके माइंड की कंडीशनिंग इस तरह की हो जाती है कि उनके जीवन में भी रिलेशनशिप को लेकर समस्याएं आती हैं, तो वो तोड़ने के बजाय सुलझाने की कोशिश करते हैं, साथ चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन से वो देखते हैं इन चीज़ों को, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर हिम्मत और सहने की शक्ति, ये सारी चीज़ें अपने आप बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए ना, जिन घरों में माँ बाप को गालियाँ दी जाती हैं, उन घरों में बच्चे सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं, पहले बाहर देते हैं, फिर वही गाली अपने माँ बाप को देते हैं। जो लोग अपने माँ बाप को टॉर्चर करते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप को टॉर्चर करते हैं। मतलब बच्चों ने दादी बाबा को टॉर्चर होते हुए देखा तो अपने माँ बाप को भी टॉर्चर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें ही ऐसे होती हैं, उनके साथ भी तो इन लोगों ने किया था, तो मैं इनके साथ बुरा क्या कर रहा हूँ। आपके जीवन में कोई मिलेगा और जिनके घर की परिस्थिति ऐसी है, जब आप उनसे कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो, आपको अपने माँ बाप के साथ नहीं करना चाहिए, तो आपको यही दलील देंगे कि अरे हमारे दादी बाबा के साथ भी तो उन्होंने ऐसा ही किया था। फिर वो कर्मों की बात करेंगे। कई बार एक चीज़ और भी होता है, कुछ कार्मिक बंधन भी होते हैं जो आपके जीवन में आते हैं, और वो रिश्ते एक दूसरे को भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन वही बात फिर मैं जाऊंगा कि जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाती हैं, तो वहाँ जब कुंडली मिलाई जाती है तो ये पहले ही पता चल जाता है। वहाँ वो बता देता है आप लोगों के बारे में, भाई शादी तो कर लो आप, लेकिन जीवन भर ईगो की टकराहट होती रहेगी, या जीवन भर आप लोग ऐसे चलते रहेंगे, पैसा भी खूब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको ये कंट्रोल करना होगा। तो वहाँ चीज़ें बन जाती हैं। तो कुछ कार्मिक रिश्ते भी होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कोई बच्चा बचपन में जिस तरह की परिस्थिति रिश्तों को लेकर के घर में देखता है, आने वाले वक्त में वो वही चीज़ें फिर दोहराता है। सर, लव और अटैचमेंट में क्या फ़र्क होता है, कैसे समझना चाहिए इसको हमें, मतलब हम इसको कहते हैं कि डिफाइन कैसे कर सकते हैं? लव और अटैचमेंट, आप इसको ये समझिए कि अटैचमेंट की जगह उसको क्रश कहिए। जो क्रश है वो अटैचमेंट है, कि किसी के प्रति आपका खिंचाव होना, अट्रैक्शन होना, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, फिर भी एक ऐसा लगता है। लव, आज के अंग्रेजी में लव मुझको समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप प्रेम की बात करती हैं तो वहाँ एक ऐसी प्रगाढ़ भावना होती है जो अगर आपको समझने के लिए पूरा एक जीवन भी काफ़ी नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ रिश्ते बहुत करीब होते हैं, वहाँ किसी दूसरी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। वहाँ अटैचमेंट वाली जैसी चीज़ें जो है ना, वो हल्की हो जाती हैं। अटैचमेंट मेरे कैमरामैन से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा वो काम करता है, उसकी वजह से वीडियोज़ अच्छी शूट होती हैं, उसकी वजह से फाइल अच्छी जाती है, तो मेरा एक अटैचमेंट है उससे। लेकिन अगर उससे प्रेम होगा तो मैं वियोग नहीं सह पाऊँगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वियोग सहना बड़ा मुश्किल होता है। प्रेम, आप देखेंगे कई बार लोग अपने घर में पालतू जानवरों से भी इतना प्रेम करते हैं कि उसके जाने के बाद वो लोग सदमे में होते हैं, क्योंकि जो प्रेम होता है ना, वो आपके हृदय की भावना एक ऐसी होती है जो एक घर बना के रखती है, जिसके निकलते ही वो आदमी आधा खाली हो जाता है। तो अटैचमेंट को बस ऐसे समझिए कि किसी एक चीज़ से लगाव होना, वो आपकी गाड़ी से भी हो सकता है, आपके किसी दूसरी चीज़ से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, आपके कपड़े से हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो आज है कल नहीं होगा। लेकिन प्रेम एक ऐसा विषय होता है कि जो जब नहीं होगा तो वो आपके जीवन में आघात पहुंचाएगा, आपको तोड़ देगा, आप मानसिक रूप से टूट जाएंगी, क्योंकि उसने अपनी एक जगह बनाई है और वो आपके जीवन का हिस्सा होता है। वो प्रेम किसी भी चीज़ से हो सकता है। इसीलिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब आदमी प्रेम से टूटता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, कई बार आदमी जीवन तक छोड़ देता है। तो प्रेम बहुत गहरी चीज़ है, अटैचमेंट एक लगाव बस होता है। तो हमें ये समझना होगा कि प्यार और अटैचमेंट में क्या फ़र्क है। इस अंतर को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे रिश्ते आने वाले समय में अच्छे बन सकते हैं। सर, कभी कभी आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने इस रिश्ते को सब कुछ दे दिया अपना, फिर भी वो रिश्ता टूट गया। तो
लोग समझ नहीं पाते आखिर प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ पे दिक्कत हुई जो ऐसा हो गया। अब मैं इसको ना दो किस्सों के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये मेरे जीवन की अपनी घटनाएं हैं, मेरे परिचितों की घटनाएं हैं, शायद ये दर्शकों को समझ में आ जाए। जब आप कहते हैं कि सब कुछ दे दिया, तो आप ये कहते हैं ना, जो आपने दिया वो सामने वाले को ज़रूरत थी क्या, या जो आपको लगता है कि हमने दिया वो सामने वाले को चाहिए था क्या? देखिए, रुपया, पैसा, संसाधन आप दे करके सब कुछ नहीं दे सकते। वहां जितना देंगे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और रिश्ता दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन जहां इमोशंस होंगे, जहां भावनाओं को आप समझेंगे, जहां आप प्रेम देंगे उनको, जहां उनको स्पेस भी देंगे और उनको समय भी देंगे, वहां आप एक्चुअल में सब कुछ देने की बात करते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि भाई मैं तो अपनी पत्नी के साथ सुबह से लेकर शाम तक होता हूँ ऑफिस में, और रात से लेकर सुबह तक घर में होता हूँ। हम कभी कुछ टाइम के लिए जब दैनिक क्रियाकर्म करते हैं तो उससे अलग होते हैं, या कहीं ऐसी मीटिंग्स में या कहीं आउटडोर जाना पड़ा तब हम उससे अलग होते हैं, वरना हम उसके साथ तो 24 घंटे होते हैं। और वो मुझसे शिकायत करती है कि आपने मुझको समय नहीं दिया। मेरी जबकि 24 घंटे लगातार कम्युनिकेशन होती है। तो मैंने उससे पूछा कि किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, तो उसने बताया कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो क्लाइंट्स की बात करते हैं, हम साथ में बैठ करके लंच करते हैं, और हम साथ में बैठ करके बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, हम व्यक्तिगत मीटिंग्स करते हैं, दिन भर बातचीत हमारी होती रहती है, हमारा कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, मैं लगातार उसको समय दे रहा होता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला कि हम जब लोग रात में आते हैं तो रात में भी हमारी बातें होती हैं, हम लोग फॉरवर्ड प्लानिंग कर लेते हैं, कैसे हमें बड़ा बनना है, हम इसको कर लेते हैं। फिर हम बिस्तर पे भी जाते हैं, कई बार जो अपने एक दूसरे के शारीरिक संबंध वाली बात होती है वो भी हम करते हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं, हम क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है उसमें सबसे बड़ा पेन क्या था? क्या? कि वो 24 घंटे देने के बाद भी उसने अपने पत्नी को 1 मिनट नहीं दिया था। बिजनेस की बात कर रहा था, बाकी चीजें पत्नी थी वो। घर की समस्याएं हो सकती हैं, रिश्ते नातों की बात हो सकती है, कभी सास ससुर की बात हो सकती है, कभी उसके मायके की बात हो सकती है, उसके माँ बाप की बात हो सकती है, कभी उसके व्यक्तिगत जीवन में जो उसके शरीर पे हार्मोनस चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात हो सकती है। कभी हो सकता है कि आपने उसके साथ कहा कि आपने शारीरिक संबंध बनाया, आपने उसकी नीड पूरी की, हो सकता है उस समय उसको जरूरत ना रही हो, उसने आपका मन रखने के लिए वो काम कर लिया हो, और आपको लग रहा है कि आप 24 घंटा समय दे रहे हैं। आप 24 घंटा होकर के भी उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आपने कभी, मैंने उससे पूछा कि क्या आपने रात में बैठ के बेड पे आपने पूछा कि आज यार बताओ घर की क्या हाल है, मम्मी पापा कैसे सोचते हैं? तो उसने बोला जानकारी तो होती है मुझे। तो मैंने किसने बताया? बोले वो फोन पे बातचीत हो जाती है तो हमें पता रहता है। मैंने कहा पत्नी से बात की? मैंने कहा पत्नी से व्यक्तिगत कौन सी बात की थे मुझको बता दो। तो वो गिनने लगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। बोला सर 24 घंटा बात करता हूं, लेकिन जब मैं उसको डिकोड करना शुरू किया उसकी लाइफ में जब गया तो उसने बोला कि ना तो मैंने पत्नी से शेयर किया, ना तो मैं अपनी बात पत्नी से शेयर कर पाया, न तो पत्नी के बातों को समझा, ना अपनी बात कर पाया। मतलब सच में मैं 24 घंटे होने के साथ बाद भी 1 घंटा उसके साथ नहीं था। और वो रिश्ता इतना कड़वाहट भरा था कि बात बात में उन लोगों का ईगो क्लैश होता था। तो उस साथ रहने का क्या मतलब है? उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो फौजी है, जो अपनी सीमा पे रहता है, लेकिन जितने दिन 1 महीने की छुट्टी में आता है वो इतना प्रगाढ़ रिश्ता हो जाता है कि पत्नी उसके 9 महीना इंतजार करती है उसके आने का। तो आप पति पत्नी साथ में हो तो क्या पत्नी की शौक के बारे में जानते हो? उसके जीवन में क्या चल रहा है जानते हो? किस पेन से गुजर रही है? उसके मायके में क्या चल रहा है? ससुराल में क्या चल रहा है? क्या वो कहीं घूमने जाना चाहती है? क्या वो किसी रात को तुम्हारे साथ बैठ करके बाहर डिनर करना चाहती है? क्या वो रात में हाथ पकड़ के कभी वॉक करना चाहती है? ये सब सुने। अगर ये नहीं सुने तो फिर उस 24 घंटे का क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ? आप प्रोफेशनली चल रहे हो। फिर एक पत्नी के रूप में एक दोस्त भी होना चाहिए। आप परमानेंट प्रेम नहीं कर सकते, आप परमानेंट एक ही तरह के रिश्ते में नहीं हो सकते, आप परमानेंट अपनी नीड नहीं पूरी कर सकते। कहीं तो साथ बैठ के बात करो, कहीं तो उसको दोस्त के रूप में भी एक्सेप्ट करो। और ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा नहीं करते, बहुत से रिश्ते हैं जो ऐसा करते हैं, और वो रिश्ते शोध का विषय होते हैं। लोग उन रिश्तों के बारे में बात करते हैं। और मुझे लगता है ये दोनों साइड से होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपने कुछ रिश्तों में देखा होगा कि ये केवल मेल के लिए ही नहीं होता, फीमेल के लिए और मेल दोनों के लिए होता है। कि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं कि अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि मेल भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं। मैं जब भी बात कर रहा हूं तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से तो बन ही नहीं सकता है। जब तक अगर एक हाथ से ताली बजाएंगे तो नहीं बजेगी, वो बजेगी कैसे? दोनों हाथ से। दोनों को एक दूसरे के और फीलिंग्स ना वो दोनों की सेम होती है। हाँ। जो भावनाएं, प्रेम होता है। पत्नी करे या पति करे, बच्चा माँ से करे या माँ बच्चे से करे,
प्रेम की जो इमोशंस होते हैं वो सेम होते हैं, बस थोड़ा सा उसका तरीका दो। पति पत्नी के बीच में ये एक हो दूसरे तरह का सकता प्रेम है। हो सकता है, माँ बाप के बीच में बच्चे और माँ के रूप में एक दूसरा प्रेम हो सकता है। कभी कभी क्या आता है कि जो फीमेल्स होती हैं वही ज़्यादा शिकायत, क्योंकि फीमेल्स के अंदर होता है कि हम बोल देते हैं, मेल होते हैं बोलते नहीं, उनको लग भी रहा है कि यार ये मुझे टाइम नहीं दे रही है, वो बोलते नहीं है, बट फीमेल्स का है बोल देती, तो वहाँ पे क्लैश होना शुरू हो जाता है। एक और भी ये वाली कंडीशन भी है। प्रॉब्लम आपने आती है। अच्छा किया, मैंने 2 लॉजिक देने की बात की थी, जो एग्जाम्पल देने की बात किया था। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं गया हुआ था अयोध्या कुछ काम से, वहाँ से मैं आ रहा था तो एक हमने कैब की थी, क्योंकि हम जिस गाड़ी से गए थे वो गाड़ी हमारी लखनऊ आ गई थी, हमने भेज दिया था। और हमने कहा कि चलिए हम लखनऊ तक कैब से चल लेते हैं, वहाँ से फिर अपनी गाड़ी से आ जाएंगे। उस समय जब मैं आ रहा था तो मेरी आदत है कि जिनके साथ बैठता हूँ थोड़ी बातचीत करता हूँ, हालचाल होती है, एक दूसरे को जानते हैं हम। बातचीत करते हुए उसके बाद एक फ़ोन आया, तो वो उस पर परेशान था, सलाह दे रहा था कि भाई कल पोस्टमार्टम हो जाएगा, कल हम ये देख लेंगे वो देख लेंगे। तो हमने पूछा उससे कि क्या चक्कर है, तो उसने बोला मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। अच्छा। और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होना है। मैंने कहा दोस्त कैसा? बोले बहुत अच्छा है, वो कम से कम 50 लोगों की ज़िंदगी पालता है, हम सारे दोस्तों का सब कुछ वही करता है, उसकी वजह से कम 50 लोग कमा रहे हैं, अपना परिवार देखता है, सब कुछ देखता है। मैंने कहा पत्नी के बीच में रिश्ते कैसे थे? बोला बहुत अच्छा रिश्ता था, उन दोनों की आपस में पड़ती भी थी। तो मैंने कहा ये क्या ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया? तो बात करते करते एक चीज़ निकल के आई और बात को उसने भी एक्सेप्ट किया। उसने कहा उसकी शादी के 8-9 साल हो गए थे, 9 साल, पत्नी को बच्चा नहीं था। अच्छा। एक चीज, लेकिन पत्नी ने कभी शिकायत नहीं किया, पति ने कभी शिकायत नहीं किया। लेकिन आपको ये पता होगा कि औरतें इमोशनल होती हैं, वो हर चीज को अपने इमोशन से जोड़ करके देखती हैं। फिर पति की एक आदत थी, वो घर से निकल गया तो फोन नहीं उठाता था, जब मन किया तो पत्नी को फोन कर लिया, या दिन भर फोन आ रहा है फोन ही नहीं उठा रहा है, मैसेज डाला नहीं डाला। हो सकता है वो रात में कहीं निकल गया अपनी गाड़ी का, क्योंकि वो कैब ड्राइवर था, वो अपनी गाड़ी लेके कहीं निकल गया, 2-2 दिन बाहर पड़ा हुआ, 3-3 दिन बाहर पड़ा हुआ, पत्नी को कुछ पता ही नहीं। पत्नी उनके दोस्तों को फ़ोन करके पूछती थी भाई वो कहाँ है। अब एक पत्नी जो पिछले कई सालों से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है, वो आपसे शिकायत भी करती है, आप समझने को तैयार नहीं होते। वो हाउस वाइफ है, घर में पड़ी हुई है, आपको लगता है कि हमने पैसे भी दिए, हमने सारे संसाधन भी दिया, हमने उसको घर भी दे दिया, वो आराम से, आराम उन कमरों से, उस पैसे से नहीं है। आराम उसके अंदर हो रहे रासायनिक परिवर्तन, उसके दिमाग में उमड़ती हुई फीलिंग्स, उसके हृदय में उमड़ती हुई फीलिंग्स से होता है। वो आप समझने को तैयार नहीं थे। आपने क्या किया कि ये सब समझ लिया। अब वो कब तक अकेला रहेगी? वो अकेले रहते रहते वो किसी से जुड़ नहीं पाई, किसी ने उसकी कोई काउंसलिंग नहीं की। एक पेन और था जो मुझको समझ में आया, बच्चे वाली बात, और इसका फ़ोन ना उठाना उसके लिए इतना बड़ा पैनिक होने का कारण बना कि उसने सुसाइड कर लिया। अब बाद में जब ये घटना हो गई तो वो व्यक्ति वही कह रहा था फ़ोन पे उस ड्राइवर से कि यार मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता था, उसको मैसेज नहीं करता था, लग रहा है इसका ये हो गया वो हो गया। फिर उसको एक एक चीज़ याद आती रही कि यार वो ऐसे कह रही थी, वैसे कह रही थी, मेरी गलती थी, मैं 4-4 दिन के लिए बाहर चला जाता था, उसको मैसेज नहीं करता था, 4 दिन बाद आता था तो वो देखती थी। अब पत्नी को पता भी नहीं कि पति सुरक्षित है कि नहीं है, वो इस शहर में है कि दूसरे शहर में है, और उसको लग रहा है कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ। अब ऐसे केस में कई बार पत्नियां अपनी चीज़ों को दबा ले जाती हैं। आप आज की लाइफ में भी देखेंगी कि जब आप कोई चीज़ दबा के रखती हैं तो वो एंजाइटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में निकल के आता है। वो कोई भी रूप ले सकता है। जो चीज़ें शुरू होती हैं धीरे धीरे वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। जैसे कोई घाव है, अगर आप उसका इलाज न कराओ तो वो कैंसर हो जाएगा। ठीक ऐसा ही उसकी लाइफ में भी हुआ। तो ये दोनों पक्ष को समझने की ज़रूरत है। वहाँ वो औरत तो समझ रही थी, लेकिन कब तक? 8 साल बहुत होता है। लोगों के लिए एक दिन अकेला काटना मुश्किल होता है, उसने 8 साल काट लिए। पति के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। पति ये समझ रहा है कि ये खुश है, मैं जो कर रहा हूं सब ठीक कर रहा हूं। पत्नी ये समझ रही कि यार चलो कभी तो ये समझेंगे, कभी तो ये समझेंगे, कभी तो ये समझेंगे। हर केस में लगभग ऐसा ही होता है। हाँ, मोस्टली। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बिना कहे वो समझ जाएंगे और वो जो आप कर रहे हो वो सब ठीक है। उसके लिए तरीका यही है, कभी तो बैठो, बात करो, एक दूसरे के बीच के डर को खत्म करो, एक दूसरे से बात कर पाए बिना सोचे बिना समझे। इसलिए जो आप ये कह रही थी वो दोनों को सोचने की ज़रूरत है और दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। पति हो या पत्नी, फीलिंग्स हमेशा प्रेम की एक जैसी ही होती है और दर्द भी एक जैसा होता है। सर, हार्ट ब्रेक को हम हीलिंग में कैसे कन्वर्ट करें? हार्ट ब्रेक को हीलिंग में तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जिस चीज़ से वो ब्रेक हुआ है उसको डिकोड कर लो आप। बड़ा सिंपल सा फंडा है। मान लो आप, मेरी वजह से आपको चोट लगी है, मेरा आपका एक रिश्ता है और मैंने आपके दिल को दुखा दिया है, तो उसको हील करने के लिए बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपके साथ बैठना है, उस चीज़ पे बात करनी है, महसूस करना है, और जहाँ समझ में आ जाए आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोल देना है, सॉरी मैंने आपको हर्ट किया, मैं नहीं समझ पाया। किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ आदमी हर्ट होता है, वहाँ हर्ट क्या होता है? उसका ईगो, उसका इमोशन। और जब वो हर्ट होता है तो उसको वो दिखता नहीं कि कोई ठोस चीज़ बन जाए, लेकिन दिल दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक गांठ बन के रह जाती है। उस गांठ को खोल दो आप। जैसे उस गांठ को खोल दोगे आप, वो चीज़ें पिघल जाएंगी, वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, वो हील हो जाएंगी। लेकिन याद रहे, हील हर चीज़ हो सकती है। उसमें रहीम जी का एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, जोड़े से ना जुड़े जो एक बार गांठ पड़ जाए, कुछ ऐसा ही है। मतलब उसका कहने का मतलब यही है कि अगर वो एक बार टूट गया तो उसमें गांठ, उस धागे में गांठ पड़ जाएगी। तो कई बार जब प्रगाढ़ संबंध होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो वहाँ आप हील तो कर देंगी, लेकिन एक ब्लैक पॉइंट हमेशा रह जाएगा, और उस ब्लैक पॉइंट को भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन बड़ा वक्त लग जाएगा। इसलिए जीवन में कभी एक गलती हो जाए, ऐसी गलती हो जाए, तो तुरंत कोशिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर गांठ कसने के पहले ही आपने उसको खोलने की कोशिश कर ली, या धागा टूटने से पहले ही उसको हील करने की कोशिश कर लिया आपने, तो वो टूटते टूटते भी सही हो जाएगा। वो टूटने से पहले, मतलब लास्ट मोमेंट पे जाकर भी रुक जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो हील करना इतना मुश्किल नहीं है। हील करने के लिए, और मेरा ये मानना है कि अगर कोई घटना हुई है, कोई हर्ट हुआ है, किसी को दर्द हुआ है, तो उस दर्द से भाग करके हील नहीं कर सकते। अच्छा। कई बार आप देखते हैं कि घाव को सही करने के लिए पहले उस घाव को लोग खोलते हैं। उस घाव को खोल करके फिर उसको साफ सफाई करके उसको उसकी मरहम पट्टी करते हैं, वो घाव सही हो जाता है। उसी तरह से जो चीज़ आपने की उस पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए। मान लीजिए ये पॉडकास्ट हो रहा है, मैंने कोई बात ऐसी बोल दी जो आपको हर्ट कर जाए, और मैं बाद में फिर निकल जाऊं चुपचाप, तो बात आपके दिमाग में रह जाएगी। लेकिन मैं जैसे उठा, मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा कि अरे पूजा जी, वो मैंने बोला, मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा, और मुझे अभी ये एहसास हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई, और ऐसा हुआ तो सॉरी। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये अननोइंगली हुआ है, ये जानबूझ करके नहीं किया गया है, आप उसको उसी क्षण छोड़ देंगी आप। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो जब जब मैं आपके सामने पढ़ूंगा, तब याद आएगा, तब वो चीज़ आपको ट्रिगर करेगी, क्योंकि वो गांठ तो वहीं रहेगी, बार बार उसमें पिन होगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को हील किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसी घटना हुई तो उस पर बात करिए। जो लोग देख रहे हैं, अगर किसी के जीवन में ऐसी कोई चीज़ है, कोई संबंध टूट भी चुका है, जा भी चुका है, तो उसको पास लाने की कोशिश मत करिए। एक बार बात करिए, उससे बोलिए। पूरे जीवन भर के लिए आदमी एक दूसरे के करीब आए ना आए, लेकिन कभी वो नफरत नहीं करेगा। वो ये समझ जाएगा कि चलो एक सिचुएशन बेस्ड थी, ज़िंदगी सबकी आगे निकल चुकी है। एक दूसरे से मिलने के बाद मुंह तो नहीं घुमाएगा, हाय हल्लो हो जाएगी। तो हील करने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए, जो गलतियां हमने किया है उस पर बात करें, और फिर उसको एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ें। ये दोनों के लिए, मेल हो या फीमेल, जिसकी तरफ से ऐसा हुआ वो ऐसा करके आगे बढ़ सकता है। तो हमारी बातों से हमारे सुनने वालों को ये बात तो क्लियर हो ही गया होगा कि हार्ट ब्रेक एक प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ का एक पैटर्न है, जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बातों से अगर आपको कुछ चीज़ें कहीं कन्फ्यूज़न में हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको उस सवाल का जवाब चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म होगा, आपको फॉर्म फिल करना है, डायरेक्ट आपकी सर्विस से बात हो जाएगी। वो आपके लाइफ में चल रहे किसी भी प्रॉब्लम्स को डिकोड कर सकते हैं। बस देरी इस बात की है, आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए और हम तक पहुंचाइए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।